हेलो एवरीवन, मैं विनु वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम तैयारी करते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ और आपके सेट के एग्ज़ाम की तैयारी हम यहाँ करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो पेपर 1 में आपको पता है 10 यूनिट आती हैं आपकी। 10 यूनिट्स में से 5-5 क्वेश्चन आने चाहिए, लेकिन कई बार एक ही क्वेश्चन से 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं और किसी एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसा फिक्स पैरामीटर नहीं है कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको हर एक यूनिट को अच्छे से तैयार करना है, कोई भी यूनिट आपको छोड़ना नहीं है। और हम लोग यहाँ पर इस चैनल पे जो तैयारी करते हैं वो आपके एग्ज़ाम को टारगेट में रख के करते हैं। जैसे कि जून 2024 के एग्ज़ाम को हमारा लक्ष्य है कि हम इसको पूरा करें, और साथ में जो आपके सेट के एग्ज़ाम इस बीच होने वाले हैं उनका भी टारगेट हमने बना के चला है कि वो भी एग्ज़ाम आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो नेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी सबसे बड़ा होता है, अगर वो क्लियर हो गया फिर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है आप कुछ करने की। ठीक है, जो नेट जेआरएफ लेने की वो भी सोचना है, तो आपका जो पहला टारगेट होना चाहिए क्या होना चाहिए, जेआरएफ होना चाहिए। और हम यहाँ पर इन्हीं सब चीज़ों की तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसी चीज़ की तैयारी करेंगे और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ बेसिक्स। कुछ ऐसे बेसिक्स टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको समझनी चाहिए, क्योंकि टीचिंग की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। अगर बेस मजबूत है तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाता है, नीचे देखिएगा स्क्रॉल करके। तो आपको टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी चीज़ें, और आपको पता है ना कि करेंट अफेयर भी आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। तो चाहे हायर एजुकेशन का पार्ट हो, चाहे आपका आईसीटी का हो या आपका पीपल एनवायरनमेंट का हो, तो इस तरह से सारी चीज़ें फिर मैं यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ, क्योंकि पीडीएफ में कुछ ज़्यादा डिटेल होती हैं तो वो वहाँ पर टेलीग्राम पे ही दी जाती हैं। तो आप में से बहुत लोग टेलीग्राम ज्वाइन ही नहीं करते हैं, तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये आपके ही फ़ायदे की बात है। और यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड में। यहाँ पर देखिए, हम जो आज इस वीडियो में बात करेंगे ना, वो ये सारे टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे कि टीचिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको हम डेफिनेशन के थ्रू पढ़ेंगे। फिर नेचर ऑफ टीचिंग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग क्या है, स्टेप्स ऑफ टीचिंग क्या है, वेरिएबल ऑफ टीचिंग क्या है, शिक्षण के चर। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, फिर नेचर मतलब प्रकृति क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, स्टेप्स इसके सोपान कौन से हैं, वेरिएबल चर कौन से हैं, टीचिंग के चर कौन से होते हैं, और फंक्शन ऑफ वेरिएबल, ये जो चर होते हैं इनके क्या कार्य होते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत बारीकी से समझने वाली होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको ऐसे कहीं भी नहीं मिलती हैं, और इन चीज़ों को बिना जाने आप टीचिंग एप्टीट्यूड में चीज़ों को आगे समझना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और आज ही हम सारी जो है टर्म्स जितने भी हैं ये सारे कवर करेंगे। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ टर्म्स रह जाते हैं जो मैं अगली वीडियो में आपके कवर कराऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन आपको क्यों बताई जा रही है। आप सोचेंगे कि क्या ऐसे ही पूछा जाएगा, नहीं, डेफिनेशन आपको एज इट इज़ नहीं पूछा जाएगा, या आपके पूछे जाते हैं पीजीटी वगैरह के एग्जाम में, तो इस तरह से डेफिनेशन वाले सवाल आते हैं। यहाँ पे जो आपके सवाल बनेंगे वो आपके इन्हीं टर्म्स में से पूछेगा, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है व्यक्तित्व, है ना, आत्मीय या घनिष्ठ संबंध, इस तरह से यहाँ पर पूछा जाएगा कि इनका मीनिंग क्या है। जब स्टेटमेंट के सवाल बनते हैं तो इन्हीं डेफिनेशन से इनके जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके आधार पे बनते हैं। ठीक है, तो कोई भी डेफिनेशन है वो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करती है। ठीक है, एक मतलब ये कहें कि एक उचित फॉर्मेट में, मतलब डेफिनेशन क्या है, उचित शब्दों में, उचित शब्दावली में लिखी गई परिभाषाएं होती हैं जो कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करती हैं। ऐसे तो कॉन्सेप्ट आपका बहुत बड़ा है। टीचिंग के बारे में हम बात करें तो ये क्या होती है, जो अधिक जानने वाला है कम जानने वाले व्यक्ति को जो है ज्ञान देता है, व्यवहार में परिवर्तन लाता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो आपकी टीचिंग के अंतर्गत आते हैं। अब परिभाषा के आधार पर देखिए, मॉरिसन के अनुसार क्या परिभाषा है, शिक्षण एक परिपक्व व्यक्तित्व तथा कम परिपक्व के मध्य आत्मीय या घनिष्ठ संबंध है या संपर्क है, जिससे कम परिपक्व को शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है। ये एच.सी. मॉरिसन ने कहा था। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो कम परिपक्व, मतलब जो मतलब मेच्योरिटी उसमें कम है, मतलब लर्नर, और एक परिपक्व व्यक्तित्व कौन है, जो कि टीचर है ना। टीचर क्या है, एक मैच्योर है, उनका पर्सनैलिटी डेवलप पर्सनैलिटी है, तो इस तरह से वो क्या है, लर्नर को ज्ञान देता है। तो परिपक्व मतलब शिक्षा की दिशा की ओर अग्रसित किया जाता है ना, किसको, लर्नर को, जो कम परिपक्व है। और
अब इसको शिक्षा के द्वारा ही यहाँ पर क्या होगा, इसके व्यवहार में परिवर्तन की बात होगी, है ना। शिक्षा का काम क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाना, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो यहाँ पे ये परिभाषा हमको यही बताती है कि जो मोर नॉलेजेबल है, जो ज़्यादा जानने वाला है, मतलब अधिक परिपक्व है, मैच्योर है, ज़्यादा ज्ञानवान है, वो क्या करेगा, कम परिपक्व व्यक्ति को ज्ञान देता है। ठीक है, शिक्षा का यही अर्थ होता है और एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। ये सारी चीज़ें हम कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ेंगे। उसके बाद क्लार्क ने क्या कहा, शिक्षण वो प्रक्रिया है, टीचिंग एज ए प्रोसेस, जिसके प्रारूप तथा संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। ठीक है, तो सभी का मीनिंग वही है कि एजुकेशन का मतलब ही है कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अगर आपसे कभी ऐसे पूछा जाए कि शिक्षा क्या है, शिक्षण प्रक्रिया क्या है, तो जो लर्नर है इसके जो है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, छात्रों के व्यवहार में जो परिवर्तन लाया जा सके, जिस चीज़ के द्वारा वो उक्ति, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, शिक्षण। तो शिक्षण वो प्रक्रिया है जिसके प्रारूप, ठीक है, मतलब टीचिंग प्रोसेस इज डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। तो ऐसे इसके प्रारूप मतलब ऐसा एक डिजाइनिंग की तैयार की जाती है और इसके जो है परफॉर्मेंस, संचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। अब हम इसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे, इसको परफॉर्म कैसे करेंगे, क्योंकि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो टीचर और लर्नर के बीच में होगी, क्लासरूम में भी हो सकती है या आउट ऑफ क्लास, मतलब कहीं भी हो सकती है। तो टीचर यहाँ पर टीचर माध्यम है ना। तो वैसे तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है, तो यहाँ पर हम टीचर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, टीचर और लर्नर के बीच में बात हो रही है। तो ये मतलब है कि छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन, जिस प्रकार भी, जिस फॉर्मेट को आप लागू करो और उसके द्वारा उस तरह से सिखाने से, समझाने से उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो ये हो जाती है जो है शिक्षण की प्रक्रिया। ठीक है, टीचिंग ऐसा एक प्रोसेस है। उसके बाद ये तो हो गई कुछ परिभाषाएं, जो कि मैंने, ऐसे तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं, इसीलिए मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको ये PDF दे दी जाएंगी, है ना। कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ टीचिंग की बात करें तो इंग्लिश में देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, इसके देखिए यहाँ पर जो शिक्षण की परिभाषा मतलब विशेषताएं क्या हैं, तो यहाँ पर देखिए, शिक्षण अधिगम की क्रिया को प्रभावशाली तथा व्यवस्थित बनाता है ना। तो इस तरह से अधिगम मतलब लर्निंग, जो सीखने की प्रक्रिया है, इसको प्रभावशाली और व्यवस्थित बनाएगा, एक जो है सिस्टमैटिक तरीके से चलती है। शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं का आधार क्या है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्यों है, और कोई सब्जेक्ट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें छात्र की मनोवैज्ञानिक अवस्थाओं के हिसाब से ही डिजाइनिंग करनी है, उसके प्रोसेस को अपनाना है। ठीक है, और टीचर मतलब क्लासरूम के हिसाब से ही तो आपका कोई सिलेबस, कोई करिकुलम डिज़ाइन होता है ना। ऐसा तो नहीं कि हम फर्स्ट क्लास में आके 8th क्लास की चीज़ पढ़ा देंगे, ऐसा नहीं होता है ना। तो इसीलिए कहा है आधार क्या है, मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, बालक उस स्टेज में किस तरह से वो सीखने के लिए तत्पर है, कितना उसकी जो अवस्था है वो किस अनुरूप है, उसको कौन सा पाठ्यक्रम देना चाहिए, किस शिक्षण विधि को देना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसको मनोविज्ञान क्या है। ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। शिक्षक भर्ती की कोई भी प्रक्रिया हो, चाहे आप सुपर टेट की परीक्षा दे रहे हो, टेट की दे रहे हो, BEd का दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर तक में, मतलब कोई भी लेवल हो आपका, लो से हायर कोई भी लेवल हो, वहाँ पर इस तरह के सवाल बनते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप में जाके पूछे जाते हैं कि अगर ये है तो क्यों है। और सबसे पहला सवाल आपका यही होना चाहिए कि यही क्यों है ना। अब देखिए, तो ये तो हो गई मनोविज्ञान की बात। उसके बाद देखिए, शिक्षण के 2 मुख्य अंग होते हैं, एक मतलब लर्नर हो गया, सीखने वाला और सिखाने वाला, 2 लोग होने चाहिए। ठीक है, तभी टीचिंग प्रोसेस होगा। शिक्षण और अधिगम की परिस्थितियों में संबंध स्थापित करता है। हाँ, तो बिल्कुल टीचिंग और लर्निंग में परिस्थितियों में संबंध स्थापित करता है, मतलब एक इंटरेक्टिव वातावरण यहाँ बनना चाहिए। शिक्षण का कार्य क्या है, ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान मिलेगा तभी बिहेवियर में चेंज होगा। शिक्षण मार्गदर्शन करता है, हाँ बिल्कुल, नॉलेज मिलेगा तो आपका क्या है, मार्गदर्शन भी होता है, आपको गाइडेंस मिलता है ना। तो देख रहे हैं, टीचिंग गाइड्स मेंटेन लर्निंग एक्टिविटी ना, यहाँ पर शिक्षण क्रियाशीलता बनाए रखता है, मतलब एक एक्टिविटी यहाँ पर बनी रहेगी। शिक्षण का अर्थ अधिगम तथा शिक्षण की समस्त प्रक्रियाओं के संगठन से संबंधित है, मतलब जो भी संगठन में मतलब होता है, बहुत सारे इसमें प्रोसेस होते हैं जो आप स्टेप्स ऑफ टीचिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रोसेस के, किस स्टेप के अंतर्गत जो पूरा प्रोसेस होता है टीचिंग का, उसमें कौन से प्रोसेस कहाँ पे, किस प्रोसेस के अंतर्गत कौन सी क्रिया आपको करनी है। ठीक है, तो इस तरह से समस्त प्रक्रियाओं के संगठन से संबंधित है।
इसमें कई तरह के स्टेप होते हैं जो कि हमें टीचिंग लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाते हैं और फिर तब जाके चेंज ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर होता है। ठीक है, शिक्षण छात्रों में उत्सुकता जागृत करता है, बिल्कुल सही बात है। जब उसको कोई चीज़ पढ़ाया जाता है तो एक क्यूरियोसिटी होती है ना, जानने की इच्छा होती है कि अच्छा अब क्या होगा, ये होता है तो क्यों होता है। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों ही है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं कि देखा जाए तो ये आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक, शिक्षण एक कौशल युक्त किया है, बिल्कुल ठीक है। स्किल मती यहाँ पर स्किल जो है आप में डेवलप की जाती है। शिक्षण में सांकेतिक, क्रियात्मक और शाब्दिक व्यवहार नियत रहते हैं। जो भी टीचर है आप उसको देखिएगा, जो बोलेगा है ना उससे भी बात समझ में आती है। फिर कुछ क्या है, कुछ ऐसे वो संकेत देगा, जैसे कि जब उसने बोला कि सभी लोग शांत हो जाओ, या उसको गुस्सा आया, ठीक है, क्लास में बहुत ज़्यादा गुस्सा मतलब शोर शराबा हो रहा है, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो बच्चों को समझ में आ जाता है कि टीचर अभी गुस्सा है ना। तो कुछ ऐसे सांकेतिक, ये क्या होगा, जेस्चर्स, ये आप हाव भाव के द्वारा दिखा रहे हैं कि मुझे अब नहीं अच्छा लग रहा है, आपका बिहेवियर बिल्कुल भी मेरी सहनशीलता के बाहर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है सांकेतिक, जो कि आप जेस्चर्स के अपने हाव भाव के द्वारा बताते हैं। कभी आप इशारे से कोई चीज़ कहते हो, कभी आप नज़रों से बताते हो चीज़ों को, ये हो जाती है सांकेतिक। क्रियात्मक, जो आप करके दिखाते हो, आपने इशारे से कहा कि तुम बताओ, है ना, या तुम यहाँ क्या हो, ब्लैक बोर्ड पे बताओ, ये सारी चीज़ें। शाब्दिक व्यवहार तो आपको पता ही है, वर्बल जो बोल के बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किसमें होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ टीचिंग, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, सिंबॉलिक, एक्टिव एंड वर्बल बिहेवियर आर इन्वॉल्व इन टीचिंग। अब देखिए इतने सारी चीज़ें मैंने आपको इतने पॉइंट्स बताए, इनमें से ही क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना। तो जब आपने अगर एक भी बार पढ़ रखी चीज़ें तो आप चीज़ों को रिलेट कर ले जाते हो। इसीलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि ये बहुत ईजी चीज़ है, अरे इसको क्या पढ़ना है, वहीं से क्वेश्चन आता है और हम वही गलत करके आते हैं, है ना। आगे देखते हैं टीचिंग के स्टेप्स क्या होते हैं। स्टेप्स बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया है, तो इसमें स्टेप्स पूछे गए थे। अब जब देखिए स्टेप्स के सवाल बनते हैं तो उसमें कभी भी पूरे स्टेप्स नहीं दिए होते हैं, तो आपको क्या है, सीक्वेंस से चीज़ें पता होनी चाहिए कि अब क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो पूरा एक क्रमवार चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बीच में से कुछ नहीं देगा और उसके आगे पीछे का दे दिया तो फिर आप क्या करोगे, गलत कर दोगे। और आपको ऐसे ही वो बनाने को आता है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन बनाने को आता है ना, तो उसको क्रम से लगाने को आता है। तो यहाँ पे देखिए टीचिंग के स्टेप्स की बात करें तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तभी यहाँ पे क्या होती है, क्रमशीलता आती है ना, क्रियात्मकता आती है। तो इस तरह से क्या होगा, एक्टिविटी कब बनी रहेगी, जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें फॉलो होती हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग भी हो सकता है और कभी आपको अगर ऐसे लिखा हो ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें पहली आती हैं, है ना। कभी आपके इस क्वेश्चन में ऐसे दिया है कि सबसे पहला आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, वहाँ पे प्लानिंग नहीं लिखा है, मान लो ऑब्जेक्टिव लिखा है, तो आपको पहला यही गेस करना है कि ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव से मतलब उद्देश्यों का निर्धारण, गोल है ना, गोल का निर्धारण, टारगेट बनाना, गोल बनाना, है ना, उद्देश्यों का निर्धारण करना, तो ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें क्या होता है, प्लानिंग में क्या करते हैं, सीखने के उद्देश्यों को परिभाषित करना, उचित शिक्षण विधियों का चयन करना और सामग्री तैयार करना। ठीक है, जिन लोगों ने बीएड बीटीसी किया होगा सभी को पता है ना, लेसन प्लान बनाते थे हम, लेसन प्लान बनाते थे तो उसमें ये सारी चीज़ें हम करते थे। सबसे पहले क्या आता था, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों का निर्धारण, है ना, तो सबसे पहले हम यही करते थे। उसके बाद प्रस्तावना बनाई जाएगी, प्रस्तावना में प्रीवियस नॉलेज देखा जाता था बच्चे का। फिर आप देखोगे कि अच्छा इसका प्रीवियस नॉलेज, मतलब ये चीज़ें आप प्लानिंग करोगे, क्लास में जाने से पहले की ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। तो ये प्लानिंग हो जाती है, लेसन प्लान जिसको बोलते हैं, है ना। तो आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे लेसन प्लान बनाने होते थे। ठीक है, अभी जो लोग कर रहे होंगे उन्हें भी पता होगा, जिन्होंने किया है उन्हें भी पता होगा। तो इस तरह से क्या होता है, उचित शिक्षण विधियों का चयन करते हैं और एक फिर कंटेंट तैयार किया जाता है। तो ये हो जाती है प्लानिंग। अगर आपको कभी ऐसे दिया हो कि मान लो पहला स्टेप प्लानिंग ना दिया है, ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव को ही पहला नंबर मार्क करिएगा। ठीक है, पहला जो स्टेप होगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको अपने समझ से, आपको अपने जो है जितनी भी बुद्धि है आपकी उसको पूरा लगा देना है ना। फिर क्या करना है, इंट्रोडक्शन। अब यहाँ पर विषय का परिचय देकर जो आपका कॉन्टेक्स्ट है, संदर्भ प्रदान करके, रुचि पैदा करके छात्रों को शामिल, अब उसमें इंगेजिंग बनानी है। तो वहाँ पे क्या है, प्रीवियस नॉलेज चेक करोगे। पहले आप देखोगे कि बच्चों को क्या चीज़ें आती हैं। उसने मान लो हम 5th क्लास को पढ़ा रहे हैं तो उसने 4th क्लास में क्या ये कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, तो उससे संबंधित चीज़ों को वहाँ उससे पूछेंगे तो हमें ये समझ में आएगा अच्छा इनको इतना आता है, इतना नहीं आता है। अब हम उसके बाद से वहाँ जो है पढ़ाना शुरू करते हैं। ये होती है प्रस्तावना, है ना। जो आपके प्रोफेशनल टीचर ट्रेनिंग होती है तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें होती हैं।
तो ये हो गया। उसके बाद प्रेजेंटेशन क्या होती है, यहाँ पर अब क्या होगा, जैसे रुचि पैदा करके छात्रों को शामिल, तो यहाँ पर ही बच्चे शामिल हो जाते हैं, वो उनको इंटरेस्ट आता है कि अच्छा अब हमें आगे जानने को मिलेगा, अब क्या होगा, है ना। तो ये चीज़ें क्यूरियोसिटी पैदा करती हैं। उसके बाद प्रेजेंटेशन क्या होगा, व्याख्यान, लेक्चर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अब उसको आप दे सकते हो, जैसे अपना जो कंटेंट आप डिलीवर करोगे उसको इंस्ट्रक्शनल मेथड्स के द्वारा, ठीक है, जो भी मेथड है, लेक्चर मेथड है, क्वेश्चन प्रोबिंग है, इस तरह से जो भी आपका वहाँ पर जो भी आपका कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग आप मेथड का चुनाव करोगे, ठीक है। फिर लेक्चर्स, डेमोन्स्ट्रेशन या मल्टीमीडिया, कोई भी ऐसा हो सकता है। अगर आपको लेक्चर देना है लेक्चर दोगे, नहीं तो कोई आपको मॉडल दिखा के करना है तो इस तरह से, या मल्टीमीडिया, आपको कोई स्लाइड दिखानी है कुछ है तो इस तरह से आप मल्टीमीडिया, मतलब आप बहुत सारी चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये हो जाता है आपका प्रेजेंटेशन, है ना। तो ये हो गया, तो ये हो गया तीसरे नंबर का, प्लानिंग, इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण, प्रश्नों को संबोधित करेंगे और ये सुनिश्चित करना कि छात्रों को सामग्री की स्पष्ट समझ होगी। अब जब आपने कंटेंट को डिलीवर कर दिया उसके बाद आप देखोगे कि ये चीज़ें बच्चों को समझ में आई, तो अगर एक टॉपिक आपने पढ़ाया, एक मतलब कोई पैरा पढ़ाया, तो उससे संबंधित प्रश्नों को पूछेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी लेसन प्लान में होती हैं। लेसन प्लान आपका पीछे रखा रहता है, ऑब्जर्वर आते हैं, देखते हैं कि आप उसी तरह से पढ़ा रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर अब ये हो जाता है कि छात्रों को जो अंडरस्टैंडिंग वो क्लियर है नहीं है, जो हमने पढ़ाया वो उनको समझ में आया या नहीं आया, तो ये हो जाता है क्लैरिफिकेशन, ठीक है। अगर ये टर्म्स ना भी दिए हो ना, तो आपको जो टर्म्स दिए हैं उन्हीं को सीक्वेंस के हिसाब से लगाना है, लेकिन टीचिंग में ये स्टेप्स होते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, छात्रों को अभ्यास कराएंगे गतिविधियों, चर्चाओं के माध्यम से। यहाँ पर डिस्कशन होगा, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनसे ये पता लगेगा कि इसने सीखा या नहीं, तो ये हो गया प्रैक्टिस। फीडबैक कैसे मिलेगा, फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है टीचिंग में, इसलिए मैं आपको बोलती हूँ आप अपना देखिए, फीडबैक तो हर जगह ज़रूरी है ना, ज़रूरी नहीं कि हम क्लासरूम में जाके पढ़ाएं तभी फीडबैक मिले। फीडबैक हम अगर ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, तो भी हमको फीडबैक मिलना चाहिए। वो कैसे मिलेगा, आप कमेंट करो, ठीक है, अपना रिस्पॉन्स दो, तो इस तरह से आप अपनी क्वेरीज करो, तो ऐसे हमको फीडबैक मिलता है, ठीक है। तो मुझे समझ में आया कि मैंने जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया, कितना नहीं आया। तो इस तरह से फीडबैक कैसे मिलेगा, सीखने को मतलब ऑफरिंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट, और मतलब सीखने को एक तो मजबूती प्रदान करने के लिए, फिर अगर उनकी कोई क्वेरीज है, कोई गलत फहमी है, जो कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ है तो उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर हमको यहाँ पर फीडबैक देता है कि आप बच्चे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो ये फीडबैक होता है, ठीक है। मतलब ये आपको ज़रूरी होता है, टीचर के लिए जानना ज़रूरी होता है, ठीक है, टीचर के लिए भी स्टूडेंट दोनों के लिए ज़रूरी होता है। तो टीचर फिर क्या करेगा, जब फीडबैक मिला तो फिर से उस चीज़ को पढ़ाने की कोशिश करेगा, अब वो दूसरे मेथड से यूज़ करेगा कि अभी तो हमने इस तरह से पढ़ाया था, अब यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। कि लर्निंग मतलब टीचिंग जब आपकी हो रही है तो उसमें क्या स्टेप बहुत ज़रूरी होता है, तो फीडबैक का मिलना बहुत ज़रूरी होता है ना। फीडबैक नहीं प्रोवाइड होगा तो हमें समझ में नहीं आएगा, क्लासरूम खत्म, और हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई कि बच्चों को ये समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद असेसमेंट। अब असेसमेंट कैसे करोगे, मूल्यांकन, यहाँ पर कुछ आप क्वेश्चन बनाओगे, क्विजेस करोगे, टेस्ट लोगे, इस तरह से, ठीक है। तो ये असेसमेंट मेथड्स होते हैं। फिर आपका रिव्यू, समीक्षा क्या होगी, समराइजिंग की पॉइंट्स एंड रीइंफोर्सिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू एनहांस रिटेंशन। तो क्या करेंगे, अब एक समरी बनाएंगे, है ना, और फिर यहाँ पर उनको उसके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा उसको बोल्डली यहाँ पे प्रदान करेंगे। मतलब जो चीज़ें हमने पढ़ी लास्ट में हम बताते हैं ना कि हाँ देखिए हमने आज की क्लास में ये चीज़ें पढ़ी, ठीक है। ये हो जाता है रिव्यू। क्लोजर, जब आप एंड करते हो, ठीक है, उस टॉपिक को हम एंड कर रहे हैं, मतलब जो भी लेक्चर है आपका, तो रैप अप, है ना, रैप अप द लेसन, रिव्यूइंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रिव्यूइंग व्हाट विल बी कवर्ड नेक्स्ट, मतलब उद्देश्यों की समीक्षा करना और आगे क्या कवर किया जाएगा इसका पूर्वावलोकन करना। ये सारे स्टेप्स देखें आपने कितने सारे स्टेप्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके टीचिंग के स्टेप्स हुए। टीचिंग के दौरान जब आप एक क्लासरूम में जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको करनी होती हैं, ये आपके सामने आती हैं, इनको करना है, तब जाके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है, और तब जाके बच्चा एक टॉपिक को कवर करता है, सीखता है, या हम सिखा पाते हैं, और फिर हमको उसका जो है ये दिखता है आउटपुट कि उसके कुछ चेंज आया, बिहेवियर में चेंज आया, मॉडिफिकेशन हुआ नहीं हुआ। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मतलब कि उसके नॉलेज में चेंज आया कि नहीं आया, है ना, क्योंकि पहले वो चीज़ें नहीं थी और हमने एक अपना उद्देश्य निर्धारण किया था कि हमको ये चीज़ आज के लेक्चर में सिखानी है। जैसे मैंने आज ये डिसाइड किया है कि मुझे इस लेक्चर में आपको ये टर्म्स तो बताने हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं, फिर भी
अगर आपने नहीं पढ़े हैं, उन बुक्स में जो आप रेफ़र कर रहे हैं उनमें नहीं दी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपसे पूछी जाती हैं, सवालों में आती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सवाल आ जाएंगे जहाँ पर बस हमें नहीं आता है, हमको नहीं पता है कि क्रमवार ये क्या चीज़ें हैं, और वहाँ पे गलत होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम रहती है, सब लोग देखते हैं, देखने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन लाइक करने वालों की संख्या कम होती है। तो जब इतनी मेहनत कोई टीचर करता है तो फीडबैक भी दीजिए और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि यहाँ पर और कोई डिमांड नहीं है, बस यही है कि फीडबैक मिले और क्या चीज़ पढ़ाना है आपको, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ आप अपनी रखिए, फीडबैक के थ्रू आप रख सकते हैं, है ना। अगला देखिए यहाँ पर, फिर हमने बात करी वेरिएबल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के चर। वेरिएबल्स आप और कहाँ पढ़ते हो, तो आप पढ़ते हो रिसर्च में भी, है ना। रिसर्च की भी मैंने कुछ वीडियोस डाल रखी हैं जो 2024 के लिए हैं। ठीक है, बिल्कुल 2024 की स्टार्टिंग हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो टीचिंग और रिसर्च दोनों साइमल्टेनियसली चल रही हैं चीज़ें, और रिसर्च में भी मैंने काफ़ी चीज़ें आपको बता रखी हैं, तो वो देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में सब अलग अलग बना दी गई हैं जून 2024 के लिए। ठीक है, उन प्लेलिस्ट को आप देखिए। तो यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करें, चर क्या मतलब होता है, वेरिएबल जिसको कहें, तो चर का मतलब होता है जो मतलब परिवर्तित होता है, चरता है मतलब परिवर्तन हो रहा है ना, वो वेरिएबल हो, वेरी कर रहा है, तो ये हो जाता है वेरिएबल ऑफ टीचिंग। वहाँ पर हमने पढ़ा था जो रिसर्च एप्टीट्यूड में कौन से वेरिएबल होते हैं, और यहाँ पर टीचिंग के वेरिएबल्स। तो टीचिंग के वेरिएबल देखिए, वहाँ पर भी यही नाम आपने पढ़े थे, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, है ना, और इंटरवेनिंग, कन्फाउंडिंग, ये सारे वेरिएबल आप पढ़े थे। वो आपने पढ़े थे किसमें, रिसर्च के संदर्भ में। यहाँ पर हम टीचिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चर, डिपेंडेंट आश्रित। आश्रित कौन होगा, आश्रित तो भाई लर्नर ही होगा ना, जो कि लर्नर है, स्टूडेंट है, वही तो आश्रित होगा, वो टीचर पे डिपेंड है, टीचर जो पढ़ाएगा, जैसा पढ़ाएगा, लर्नर को वैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर स्वतंत्र चर कौन हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। ये छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पर वो लर्निंग जैसी चाहता है वैसी कराएगा। इंग्लिश में आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल ऑफ टीचिंग, इसीलिए मैंने स्लाइड को अलग कलर से कर दिया है। डिपेंडेंट वेरिएबल बिल्कुल समझ में आ गया कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट ही क्या है, वहाँ यहाँ पर जो भी उसकी प्लानिंग है, व्यवस्था है, प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। तो ये हो जाती है डिपेंडेंट वेरिएबल में लर्नर की बात हो जाती है। इंटरवेनिंग कुछ हस्तक्षेप चर होते हैं जो कि लर्निंग प्रोसेस में बीच में आते हैं, यह हमें दिखाई दें या ना दिखाई दें, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कैसे भी प्रभावित करते हैं। जैसे कि शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, आपका जो कंटेंट है, यहाँ पर देखिए क्यूरिकुलम और टीचिंग मेथड्स, टीचिंग स्ट्रैटेजी, है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो गई आपकी। तो देखिए शिक्षण विधियाँ, लर्निंग मेथड्स जिसको कह सकते हैं, टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में मैंने वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देखिएगा, उसमें 30+ मेथड्स आपको बताए गए हैं। शिक्षण युक्तियाँ, टीचिंग टैक्टिक्स जिसको बोल सकते हैं, या टीचिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, शिक्षण व्यू रचना है, टीचिंग स्ट्रैटेजी, ये सारे चर किसमें, हस्तक्षेप चर के वर्ग में आते हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ये टीचिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। ये सभी चर शिक्षण प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हैं, और ये सारे ही जितने भी तीनों हैं ना, ये सारे चर मिलकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल ऑफ टीचिंग समझ में आ गए। यहाँ से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पूछे जाते हैं। ऐसे आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि इसमें कौन सा चर है। अब अगर आपको पहचानना आ गया है तो आप बिल्कुल कर लोगे, है ना। तो इस तरह से जो कि आप देखिए, जैसे कि क्लासरूम में है, अगर वहाँ पे गर्मी है, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर सप्लाई ऑफ है, नहीं चल रही है, अब वहाँ पे गर्मी है, तो क्या होगा, पंखा नहीं चल रहा है, लेकिन बच्चे गर्मी में तो उतनी लर्निंग नहीं कर पाएंगे, है ना। उनका कहीं ना कहीं क्या होगा, अटेंशन कम होगा, क्योंकि गर्मी लग रही है, सीखने में ध्यान है ही नहीं। तो इस तरह से ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये प्रभावित कर रहा है। ठीक है, बैठने की सीट कंफर्टेबल नहीं है, तो बच्चे क्या है, परेशान होकर बैठेंगे, नहीं सही से बैठ पा रहे हैं, पोस्चर सही से नहीं है, उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो भी सीखने में भटकाव होगा। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये सारे इंटरवेनिंग वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई जो कि हमारे वेरिएबल ऑफ टीचिंग हैं, कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। तो ये हो गया आपका। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर दें, क्योंकि इसके जो आगे वीडियो में लाऊंगी उसमें भी बेसिक्स ऑफ टीचिंग होंगे, और उसमें जो आज की वीडियो में नहीं कवर हो पाएंगे वो भी इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे मैं कवर कराऊंगी। क्योंकि ऐसे जो टर्म्स होते हैं वो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम में,
और सेट के एग्ज़ाम में मैंने आपको बताया ये कि सेट का एग्ज़ाम में थोड़े से क्वेश्चन का जो लेवल होता है थोड़ा सा 10% कम होता है, लेकिन जो नेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ये थोड़ी इसकी शब्दावली थोड़ी हार्ड होती है ना, थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का हाई होता है। कॉन्सेप्ट सबके वही हैं, सिलेबस में कोई फ़र्क नहीं है, सेट का एग्ज़ाम हो या नेट का हो, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के पैटर्न में, क्वेश्चन के लेवल में फ़र्क हो जाता है। इसलिए आपको बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें पढ़नी है। फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल। अब हमने ये जो टीचिंग वेरिएबल्स पढ़े इनके फंक्शंस क्या हैं, तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में जो आपके स्वतंत्र और आश्रित चर है ना, स्वतंत्र कौन है, शिक्षक, और जो छात्र कौन है, आश्रित चर। तो ये हस्तक्षेप चरों के माध्यम से कार्य करते हैं, कुछ एक कार्य करते हैं, वो कौन से हैं, तो इसमें जो कार्य है ना इनको ये समझिए, फंक्शंस ऑफ लर्निंग वेरिएबल्स। तो ये है आपका डायग्नोस्टिक एक्टिविटी और टास्क, रिमेडियल और फिर एवेल्युएशन, रिलेटेड एक्टिविटीज और टास्क, है ना। डायग्नोस्टिक मतलब निदानात्मक क्रियाएं या कार्य, उपचारात्मक क्रियाएं और मूल्यांकन। निदान मतलब चीज़ों को पता करना, है ना। तो यहाँ पर जो है शिक्षक निदान करता है कि छात्रों को क्या आता है क्या नहीं आता है, ये सारी चीज़ें। तो नैदानिक कार्य क्या है, शिक्षा में इसमें उन क्षेत्रों की पहचान करने के लिए छात्र की शक्तियों और कमजोरियों का आकलन शामिल होता है जिसमें सुधार की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, अब हर छात्र अपने आप में इंडिविजुअल होता है, कोई भी मतलब पूरी क्लास तो एक जैसी नहीं हो सकती है ना, किसी का बुद्धि का लेवल ज़्यादा अच्छा है, किसी का कम है, किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में है ना, किसी का मैथ में है, किसी का साइंस में है। तो इस तरह से व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण रणनीतियों को तैयार करने में मदद करता है। तो ये हो जाता है आपका डायग्नोस करना। यहाँ पर ये इस बात का निदान करता है कि छात्रों को क्या क्या आता है, कहाँ पे उन्हें कठिनाई हो रही है, ठीक है। और इसमें फिर जो भी कंटेंट डिलीवर किया गया है इसमें शिक्षक इस प्रकार से फिर से उसको रीसेट करता है, पुनर्व्यवस्थित करता है कि वो छात्रों के लिए आसान हो जाए, उनको समझने में जहाँ कठिनाई हो रही थी वो आसान हो जाए, ठीक है। और जो भी उनका प्रीवियस नॉलेज है उसके आधार पर पाठ्यवस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करके एक नया ज्ञान प्रदान करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं किसमें, नैदानिक कार्य में। यहाँ पर टीचर पूरा उनसे मतलब जानकारी लेता है कि क्या चीज़ आता है क्या नहीं आता है। अब उपचारात्मक कार्य जो आपका रेमेडियल होगा, ये तो डायग्नोस हो गया, ये रिमेडियल हो गया, है ना। रिमेडियल में क्या होगा, इनके इंग्लिश में ही नाम याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में क्या होता है कि वो जब आपके सवाल आते हैं ना तो वहाँ पर ट्रांसलेटर होता है, ट्रांसलेशन की वजह से क्या होता है कि वो चीज़ें फ़र्क हो जाती हैं और इंग्लिश वाला ही हमेशा टर्म्स माना जाता है। तो ये हो गई डायग्नोस करना, मतलब चीज़ों को फाइंड आउट करना। उसके बाद रिमेडियल, उन चीज़ों को जो हमें कमजोरियाँ पता लगी उनको निराकरण करना। अब उन छात्रों के लिए अतिरिक्त सहायता या हस्तक्षेप प्रदान करने से संबंधित है जो विशिष्ट क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे हैं, मतलब जहाँ पर भी कोई छात्र अपने को कमज़ोर महसूस कर रहा है या उसकी वहाँ पे वीक पॉइंट है, नहीं समझ में आ रही है, तो यहाँ पर उनकी सहायता की जाती है। उपचार मतलब क्या, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट होता है ना, आपको बुखार आया, दवा दी डॉक्टर ने और ठीक हो गया, तो बिल्कुल उपचार वैसा ही है। उपचारात्मक शिक्षा का उद्देश्य क्या है, सीखने की कमियों को दूर करना और छात्रों को अपने साथियों के बराबर पहुंचने में मदद करना, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, बिल्कुल सीधे शब्दों में मैं आपको बता रही हूँ ताकि चीज़ें आपको याद रहे कि निदान मतलब क्या होता है, उपचार मतलब क्या होता है। फिर आता है मूल्यांकन कार्य, इवेल्युएशन। यहाँ पर जैसे आपका वैसे इवेल्युएशन होता है ना कि टेस्ट होता है आपका, क्वेश्चन मतलब आपके यहाँ पर टेस्ट होते हैं, क्विजेस होती हैं, इंटरव्यू होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या, इवेल्युएशन होता है। तो इसमें कोई भी टेस्ट हो गया, क्विज हो गई, प्रोजेक्ट और परीक्षा हो गई, ये सारी चीज़ें शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता में प्रतिक्रिया करते हैं। तो उपचारात्मक में क्या हुआ, उपचारात्मक कार्यों के द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है और छात्रों में वांछित परिवर्तन लाता है। तो उपचारात्मक में क्या करेगा कि जहाँ पर भी उसको वीकनेस लग रही है, कुछ प्रॉब्लम लग रही है, उनको उसी तरह से हैंडल करने की कोशिश करता है, ठीक है। नैदानिक में क्या था, उसने चीज़ों को फाइंड आउट करने की कोशिश की। उपचार में क्या किया, उन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश की। अब मूल्यांकन कार्य क्या होता है, ये शिक्षण प्रक्रिया का विभिन्न अंग होता है ना। इसका उद्देश्य उपचारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता के विषय में जानना होता है, मतलब जो भी हमने उपचार किया फिर से एवेल्युएशन करेंगे, है ना, मूल्यांकन करेंगे कि वो चीज़ें जो हमने यहाँ अप्लाई की वो उसके लिए कितनी इफेक्टिव हैं, कुछ उससे फ़ायदा हुआ, व्यवहार में परिवर्तन आया या नहीं आया। तो इसके माध्यम से ये जानने का प्रयास किया गया कि वांछित परिवर्तन हुआ या नहीं, यदि हुआ है तो किस सीमा तक। तो यहाँ पर ये शिक्षक को बताता है कि उसके द्वारा निश्चित किए गए उद्देश्य कहाँ तक पूरे हुए, समझ गए। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया, वही जो हमने उद्देश्यों का निर्धारण किया था, सबसे पहला जो आपका स्टेप था
स्किल प्लानिंग, या प्लानिंग में ही क्या था, ऑब्जेक्टिव है ना, पहले आपको गोल सेट करना, टारगेट बनाना। तो ये सारी चीज़ें हमको अब मूल्यांकन कार्य के द्वारा पता लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाता है आपका इवेल्युएशन फंक्शन, है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर आपका जो फीडबैक मिलेगा बच्चों के द्वारा, है ना, और किस तरह से टीचिंग मेथड्स इफेक्टिव हैं, ये सारी चीज़ें इवेल्युएशन के द्वारा पता लगी कि उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई, है ना, अल्टीमेटली इसका पर्पस क्या है। तो इस तरह से यहाँ पर ये स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और अंडरस्टैंडिंग टू मेजर देयर प्रोग्रेस, यहाँ पे उसकी प्रोग्रेस को चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों स्टेप हो गए, है ना। अब देखिए फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल, इसमें क्या होता है, जो शिक्षण चरों के कार्य हैं, तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, फंक्शंस में देखिए जो आपका निदानात्मक कार्य, फिर उपचारात्मक और मूल्यांकन। तो इसमें क्या क्या करेंगे, निदानात्मक कार्य में क्या करेंगे, बस ये चार्ट भी अगर आप याद रखेंगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसमें शिक्षण की समस्या का विश्लेषण करेंगे, ठीक है, एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम, फिर प्रीवियस नॉलेज, है ना, छात्रों के पूर्व ज्ञान का निर्धारण, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान। अब आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होगी, किसी की लर्निंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होगी, किसी की मैथमेटिकल प्रॉब्लम कम होगी या किसी की ज़्यादा होगी, है ना। तो इस तरह से फिर आप क्या करोगे, टास्क एनालिसिस, है ना, ये हो गए इसके जो कार्य, मतलब निदानात्मक कार्यों के अंतर्गत जो भी इसके कार्य हैं। उपचारात्मक कार्य में क्या करेंगे, अब हमें चीज़ें पता लग गई कि उसकी समस्या क्या है, ठीक है, उसका प्रीवियस नॉलेज कितना कठिन, मतलब अच्छा है नहीं है, इस क्लास के हिसाब से उसको पहले से जानकारी है नहीं है। अब देखिए उपचारात्मक कार्य में शिक्षण कौशल, नीति और युक्तियों का चयन, फीडबैक की, मतलब फीडबैक जरूर मिले इसकी व्यवस्था करना, निदान के अनुसार उपचार करना, है ना। तो ये आपका रेमेडियल में आ जाता है। ये यहाँ पे डायग्नोस किया आपने, फिर यहाँ पर रेमेडियल हो गया, और फिर इवेल्युएशन हो गया। मूल्यांकन कार्य में मानदंड परीक्षा की रचना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन, मतलब जो भी आपके टेस्ट लोगे, क्विज लोगे, एग्जामिनेशन लोगे, इंटरव्यू लोगे, वाइवा वोसी लोगे, जो भी चीज़ लोगे, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके इवेल्युएशन में, इवेल्युएशन भी आपको पूरा पढ़ना है ना। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में आपका पूरा है, इवेल्युएशन के कई तरह के मेथड्स हैं, टाइप्स हैं, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको आई होप सारी समझ में आ गई होंगी। और इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे टर्म्स बचते हैं जो अभी आपको पढ़ाने हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक्स हैं, एक बार आपने समझ लिए तो वो सारे। और ये टर्म्स ऐसे हैं ना कि टीचिंग के साथ साथ आपको रिसर्च में भी आपको ये टर्म्स मिलते हैं। तो अगर एक बार उनकी मीनिंग समझ जाते हो तो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वो चेंज हो जाता है, बस उसकी जो मेन मीनिंग है ना वो वही रहती है ना। जैसे कि वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है, टीचिंग में भी वही है और उसमें भी वही चीज़ें हैं, बस टीचिंग और रिसर्च का फ़र्क यहाँ पे हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, पसंद आई और लगा कि आपको कि यहाँ से कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 to एडवांस सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी। और मतलब आप पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं कि मेरा मेथड्स क्या है पढ़ाने का, या मतलब कितना इजी वे में मैं समझा पाती हूँ चीज़ों को, तो आप खुद से देखिए, समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।